दोस्तों, दिशा पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए इंडियन पॉलिटी के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज की वीडियो में हम सॉल्व करते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फॉरबिड द लेजिस्लेचर फ्रॉम डिस्कसिंग द कंडक्ट ऑफ एनी जज इन द डिस्चार्ज ऑफ हिज ड्यूटी। तो बेसिकली हमारे देश में जुडिशरी को इंडिपेंडेंस दी गई है, ठीक है। जजेस कोर्ट के अंदर जो भी काम करते हैं, जो भी उनका कंडक्ट है, उसे पार्लियामेंट में डिस्कशन में नहीं लाया जाता, ठीक है, ताकि उनकी इंडिपेंडेंस जो है वो बरकरार रहे। तो बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो लेजिस्लेचर को रोकता है, प्रोहिबिट करता है कि आप किसी भी जज के कंडक्ट को डिस्कस नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, एक स्थिति में डिस्कस होता है, जब आप उनके रिमूवल यानी कि इम्पीचमेंट का डिस्कशन कर रहे होते हैं, तब तो आप डिस्कस करोगे, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द वैलिडिटी ऑफ प्रोसीडिंग्स इन पार्लियामेंट एंड द लेजिस्लेचर्स कैन नॉट बी कॉल्ड इनटू क्वेश्चन ऑन एनी कोर्ट। तो जिस तरीके से जजेस का कंडक्ट पार्लियामेंट में डिस्कस नहीं हो सकता, उसी तरीके से पार्लियामेंट में जो प्रोसीडिंग्स हो रही है उसे आप कोर्ट में नहीं लेके जा सकते, बिकॉज पार्लियामेंट की भी एक अपनी इंडिपेंडेंस है भाई। अगर आप पार्लियामेंट की हर छोटी छोटी चीज को कोर्ट में घसीटोगे तो फिर पार्लियामेंट में काम ही नहीं हो पाएगा, ठीक है। In many of the judgments by the courts in India, we see that constitutional morality has outweighed the argument of public morality। ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। भारत के इतिहास में अगर आप देखोगे, सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के जजमेंट्स को अगर आप देखोगे, तो इससे क्लियर पता चलता है कि पब्लिक मोरालिटी से ज्यादा कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी मायने रखती है, इवन इफ पब्लिक मोरालिटी इज द मेजोरिटेरियन व्यू, ठीक है, ये ध्यान रखो। तो आर्टिकल 121 और 211 they forbid the legislature from discussing the conduct of any judge in the discharge of his duties, while article 122 and 212 they prevent the court from sitting in judgment over the internal proceedings of the legislature। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। Which of the following articles of the Constitution of India requires the Prime Minister of India to furnish information related to decisions of the Council of Ministers to the President of India? Article 74, 75, 78, 81। बेसिकली इनमें से कौन सा आर्टिकल ये कहता है कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से रिलेटेड जो भी डिसीजंस होंगे वो प्रेसिडेंट को बताएंगे? सो करेक्ट आंसर इज आर्टिकल 78, दैट इज सी। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 78, इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द पीएम टू कम्युनिकेट टू द प्रेसिडेंट ऑल डिसीजंस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स relating to the administration of the affairs of the union and proposals for legislation। अगला सवाल, the president of India is bound to act as per the advice of the council of minister। तो ये तो बिल्कुल सही है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस के हिसाब से प्रेसिडेंट को चलना पड़ेगा। एक बार रिकंसिडरेशन के लिए भेजा जा सकता है, लेकिन दोबारा एडवाइस आने पे वो मानना पड़ेगा। The president of India appoints a person as attorney general provided he or she is qualified to be a supreme court judge। Absolutely, अटॉर्नी जनरल को प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, और अटॉर्नी जनरल एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का जज, बेसिकली सॉरी नॉट हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का जज होने लायक क्वालिफाइड हो। द टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कैन नॉट एक्सीड 10% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल। ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स जो है वो 15% का एक दायरा होता है, 10 नहीं। ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आर टेकन इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट। ये बिल्कुल सही है, भारत सरकार के जो भी एग्जीक्यूटिव एक्शन है राष्ट्रपति के नाम पे लिए जाते हैं। सो पहला, दूसरा और चौथा सही जवाब होगा इस क्वेश्चन का बी। तो देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विद द पीएम एट द हेड टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट हु शैल इन द एक्सरसाइज ऑफ हिज फंक्शंस एक्ट इन अकॉर्डेंस विद सच एडवाइस प्रोवाइडेड दैट द प्रेसिडेंट मे रिक्वायर द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू रीकंसिडर सच एडवाइस, ठीक है। और रही बात अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 72, the number of members in the council of ministers should not exceed 15%। अगला सवाल, which of the pairs of schedules in the constitution is not correctly matched? Second schedule, oath and affirmation for union ministers and state ministers। Fourth schedule, allocation of seats for Rajya Sabha। Seventh schedule, union state concurrent list। Eighth schedule, official languages। तो दोस्तों, 7वें शेड्यूल में 3 लिस्ट है, 8वें में लैंग्वेज है, चौथे में राज्यसभा के लिए एलोकेशन है, और सेकंड में ओथ है, इमोल्यूमेंट्स है, लेकिन यूनियन मिनिस्टर्स के नहीं। तो पहला स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। ये चीज यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, द प्रोविजंस रिलेटिंग टू अलाउंसेस, प्रिविलेजेस, इमोल्यूमेंट्स, इन सब के, ठीक है। तो फर्स्ट यहाँ पे टोटली क्या है, फॉल्स है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773।
इट प्रोहिबिट द सर्वेंट्स ऑफ द कंपनी फ्रॉम इंगेजिंग इन एनी प्राइवेट। तो 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसने कंपनी के जो सर्वेंट्स थे उन्हें किसी भी तरीके की प्राइवेट ट्रेड में इंगेज होने से रोका। बिल्कुल सही। इट मेड द गवर्नर्स ऑफ बॉम्बे, मद्रास एंड बंगाल प्रेसिडेंसीज इंडिपेंडेंट ऑफ वन अनदर। गलत। इसने क्या किया था? बॉम्बे और मद्रास को बंगाल के सबऑर्डिनेट कर दिया था। ठीक है, तो ये तो गलत हो गया। इट इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम लोकल रिप्रेजेंटेशन। तो लोकल रिप्रेजेंटेशन पहली बार 1773 के एक्ट से नहीं आया था, ये ध्यान रखिएगा। इट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट एट कैलकाटा। ये सही है। करेक्ट आंसर होगा इसका सी दोस्तों, दैट इज 1 एंड 4। ठीक है, 1853 का जो चार्टर एक्ट था उसने फॉर द फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया था लोकल रिप्रेजेंटेशन इन द इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। और 1773 का जो एक्ट था वो पहला स्टेप था जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा लिया गया था टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द अफेयर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। अगला क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग रिगार्डिंग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। Governor of a state is constitutionally bound to provide support staff to the election commission if required. Absolutely. ठीक है, किसी भी राज्य का जो गवर्नर है उन्हें इलेक्शन कमीशन को सपोर्ट स्टाफ प्रोवाइड करना पड़ेगा अगर जरूरत हो। इट कंडक्ट्स इलेक्शन टू द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन कंडक्ट करता है। एन इलेक्शन कमिश्नर कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस विदाउट द रिकमेंडेशन ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर। थर्ड स्टेटमेंट भी यहाँ पे गलत है, क्योंकि इलेक्शन कमिश्नर को चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रिकमेंडेशन के बिना रिमूव नहीं किया जा सकता। सो करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ओनली टू, दैट इज सॉरी, पहला भी करेक्ट है। सो करेक्ट आंसर होगा 1 एंड 2। ठीक है, सो बी इज द करेक्ट आंसर। The Election Commission of India is an autonomous constitutional authority responsible for administering union and state election processes in India. The body administers elections to the Lok Sabha, Rajya Sabha, state legislative assemblies, etc., and the offices of the president and vice president in the country. Next question, consider the following statements regarding the preamble. The expression unity and integrity is there in the preamble since the beginning. तो दोस्तों, इंटीग्रिटी जो वर्ड है वो बाद में 42nd अमेंडमेंट से ऐड किया गया। सोशलिस्ट, सेक्युलर, इंटीग्रिटी, ये 3 वर्ड्स ऐड किए गए। ठीक है, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी फाइंड मेंशन इन द प्रीएम्बल। सेकंड स्टेटमेंट सही है। करेक्ट आंसर होगा इसका ओनली टू, दैट इज बी। तो आपके सामने ये पूरा का पूरा प्रीएम्बल मैंने लिख दिया है, इससे रिलेटेड सवाल आते हैं, ध्यान से पढ़ना। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, व्हिच ऑफ द स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट? A person held office as the president shall be eligible for election to that office for the second term. बिल्कुल, कोई भी व्यक्ति जितनी बार भारत में चाहे राष्ट्रपति बन सकता है। अमेरिका जैसा 2 बार वाला सिस्टम नहीं है। The executive power shall be vested in the president, ये भी सही है। और अभी प्रेसिडेंट का इलेक्शन होने वाला है, तो प्रेसिडेंट से रिलेटेड क्वेश्चन के लिए तैयार रहिएगा। The president is elected by an electoral college consisting of all members of parliament and all members of all state legislature। ये गलत, क्योंकि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में सिर्फ और सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स पार्टिसिपेट करते हैं, सारे के सारे नहीं करते। सही जवाब होगा इसका। तो आर्टिकल 57 प्रोवाइड्स दैट अ पर्सन हु होल्ड्स और हु हैज हेल्ड ऑफिस एज द प्रेसिडेंट shall subject to other provision be eligible for re-election as well. Which of the following fundamental rights was described by Dr. B.R. Ambedkar as the heart and soul? So heart and soul तो right to constitutional remedies है, because right to constitutional remedies अगर नहीं होगा तो फिर fundamental rights के होने का कोई फायदा ही नहीं। अगर फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन पे आपको किसी भी तरीके का जस्टिस नहीं मिलेगा तो फिर फंडामेंटल राइट्स का होना नहीं होना एक ही बात है। तो जब तक आर्टिकल 32 है तब तक सब कुछ है, और यही हार्ट एंड सोल है। सो करेक्ट आंसर इज डी। आर्टिकल 32 कॉन्फर्स द राइट टू रेमेडीज फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ऑफ एन अग्रीव्ड सिटीजन। इन अदर वर्ड्स, द राइट टू गेट द फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्टेड इन इटसेल्फ इज अ फंडामेंटल राइट। ठीक है, चलिए। Which of the following action of the government forms the part of the implementation of DPSP? Maternity Benefit Act, Bonded Labor System Abolition Act, abolition of intermediaries like zamindar, jagirdar, inamdars, nationalization of commercial banks. तो दोस्तों चारों के चारों से इनके बारे में पढ़िएगा कि कैसे इन्होंने डीपीएसपी को इम्प्लीमेंट किया। ठीक है, तो डीपीएसपी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 में इन्यूमरेटेड है। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से ये आइडिया हमने बोरो किया है। Consider the following statements regarding Indian Councils Act 1861. It initiated the process of decentralization by restoring the legislative powers to Bombay and Madras presidencies. It empowered the Viceroy to issue ordinances without the concurrence of Legislative Council during an emergency.
It provided for establishment of new legislative councils for Bengal, NWFP and Mysore. So 1861 के एक्ट से रिलेटेड सारे के सारे स्टेटमेंट जो है आप ध्यान रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसी तरीके से 1919 का एक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 1909 का एक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे एक्ट्स एकदम ध्यान से और एकदम अच्छे से इनके प्रोविजंस को आपको पढ़ना है। द नोशन ऑफ फ्रीडम इन अ सोसाइटी इंप्लाइज, फ्रीडम मतलब क्या? एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट की एब्सेंस, expanding the ability of people to develop their creativity, ability, capabilities, etc. All decisions are made collectively. नहीं, फ्रीडम मतलब कि आप इंडिविजुअली अपना डिसीजन ले सकते हो, आपको कलेक्टिवली डिसीजन लेने की जरूरत नहीं है। सो करेक्ट आंसर होगा इसका बी, दैट इज 1 and 2. So freedom is said to exist when external constraints on the individual are absent. In terms of this definition, an individual could be considered free if he or she is not subject to external controls or coercion and is able to make independent decisions and act in an autonomous way. ठीक है? So in order to be free, an individual should be able to make decisions individually. Which of these constitutional provisions aim at protecting the linguistic interest of minorities? President can direct the official recognition of a minority language in the state. बिल्कुल ये तो किया जा सकता है। President can direct the government to provide compulsory financial grants and reservations in public jobs to such minorities. ऐसा कोई provision नहीं है। तो correct answer होगा इसका, that is only one. ठीक है, so when the president is satisfied कि भाई किसी राज्य की एक अच्छी खासी जनता एक पर्टिकुलर लैंग्वेज बोलती है और चाहती है कि उसे रिकॉग्नाइज किया जाए, तो फिर प्रेसिडेंट उस लैंग्वेज को रिकॉग्निशन करने का आदेश दे सकते हैं। चलिए, इनमें से ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इंट्रोड्यूस हुआ था, उसके मेजर पॉइंट्स आपको बताने हैं, कौन सा सही है। ऑल पावर्स एंड अथॉरिटी ऑफ अ सोवरेन एंड इंडिपेंडेंट इंडिया शैल फ्लो फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये गलत है। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में बोला गया था कि ऑल द पावर्स एंड अथॉरिटी शैल फ्लो फ्रॉम द पीपल। ठीक है, टेरिटरीज फॉर्मिंग द यूनियन शैल बी ऑटोनॉमस यूनिट्स एंड एक्सरसाइज ऑल पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट एक्सेप्ट दोज असाइन्ड टू द यूनियन, तो ये तो बिल्कुल सही है। ऑल पीपल ऑफ इंडिया शैल बी गारंटीड एंड सिक्योर्ड इक्वालिटी ऑफ स्टेटस अपॉर्चुनिटीज अलोंग विद इक्वालिटी बिफोर लॉ। सो दोनों स्टेटमेंट सही है, सही जवाब होगा इसका। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। और ये वीडियो हमारा यहाँ पे समाप्त होता है दोस्तों। मैं मिलता हूं आप सभी से अगले वीडियो में कुछ और एमसीक्यूज के साथ।